नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम मंडी बोर्ड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम मंडी के अधिनियम को देख रहे हैं। 1972 का जो अधिनियम है, ठीक है, इसमें हमने पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चंस किए थे। आज आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आगे 20 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, भार साधक समिति का कार्यकाल कितना होता है। भार साधक समिति से संबंधित और भार साधक अधिकारी से संबंधित जो धारा थी, हमने कल देखा था, धारा नंबर 10 में इसका उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है, इसका कार्यकाल कितना है पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन है नियुक्ति से 1 वर्ष तक, नियुक्ति से 6 माह तक, या फिर नियुक्ति से 3 माह, या फिर नियुक्ति से 5 वर्ष, ठीक है। 6 माह 3 माह तक तो कार्यकाल होगा नहीं, ठीक है। नियुक्ति से 5 वर्ष तक होगा, ठीक है। नियुक्ति से 5 वर्ष तक होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पास देखिए, ये क्या करेंगे, भार साधक समिति या फिर भार साधक जो अधिकारी होगा, भार साधक अधिकारी या फिर भार साधक जो समिति होगा, दोनों में से कोई भी एक, ये क्या करेंगे, संचालक के नियंत्रण के अधीन रहेंगे, ठीक है। प्रबंध संचालक जो होता है उसके नियंत्रण के अधीन रहेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक है। इनकी कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। कथन दिए गए हैं 2। संचालक किसी भी समय भार साधक समिति के स्थान पर भार साधक अधिकारी और भार साधक अधिकारी के स्थान पर भार साधक समिति, यहाँ पर समिति है, ठीक है, समिति की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, कभी भी कर सकता है ऐसा, ठीक है, कि भार साधक समिति और भार साधक अधिकारी को अदला बदली कर सकता है, ऐसा समझ लीजिए कि इसकी पोजीशन इसे दे देगा, इसका पोजीशन इसे दे देगा। और इसके बाद है दूसरा कथन, भार साधक अधिकारी के स्थान पर भार साधक समिति की नियुक्ति करने पर भार साधक जो समिति है ये अपने पूर्वाधिकारी यानी भार साधक अधिकारी के उपलब्ध कालावधि तक पद धारण करेगा। अर्थात अगर भार साधक अधिकारी का जो कार्यकाल है वह तो 5 वर्ष होता है, ठीक है, लेकिन इसने 2 वर्ष तक पद धारण कर लिया था, अब इसका शेष कार्यकाल है 3 वर्ष। तो ये जो नया गठित किया गया, नया पद दिया गया, किसे, भार साधक समिति को दे दिया गया उसका पद, तो ये केवल 3 वर्ष के लिए ही होगा, ये कथन यहाँ पास कहा जा रहा है। तो ये भी सही है, ठीक है, पहला भी सही था, ये भी सही है। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। 1 और 2 दोनों सही, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भार साधक अधिकारी के पद की आकस्मिक रिक्ति होने पर क्या होगा, ठीक है। कथन दिया गया है, रिक्ति को संचालक द्वारा यथाशीघ्र किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरा जाएगा, ठीक है, ये सही है, ठीक है। संचालक क्या करेगा, यथाशीघ्र उस रिक्ति को भरने की कोशिश करेगा। ऐसी नियुक्ति होने पर कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भार साधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, ये भी सही है, ठीक है। अगर ऐसी नियुक्ति होती है, ठीक है, भार साधक अधिकारी का पद अगर रिक्त होता है तो संचालक उसे क्या करेगा, भरेगा। लेकिन ऐसी नियुक्ति अगर होती है या फिर नहीं, जब तक होगी, ठीक है, संचालक जब तक नियुक्ति करेगा ऐसे व्यक्ति की, तब तक क्या करेगा, कलेक्टर किसी को वहाँ पास क्या करेगा, भार साधक अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पास दूसरा कथन भी सही है, पहला भी सही है, तो यहाँ पास भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों गलत, दोनों सही, ठीक है, दोनों ही सही हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भार साधक अधिकारी को पद से हटाए जाने की शक्ति किसमें निहित है, ठीक है। अभी हमने देखा संचालक इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है, तो किसमें नियुक्ति जो इसका हटाने का जो शक्ति है वह किसमें निहित होना चाहिए, संचालक में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भार साधक अधिकारी है, ठीक है, भार साधक अधिकारी या फिर भार साधक समिति है, ठीक है, इनको क्या करेंगे, नियुक्त किसी भी व्यक्ति या फिर समस्त व्यक्ति। देखिए भार साधक अधिकारी तो अकेले होगा, लेकिन समिति क्या होगा, इसमें एक या अधिक सदस्य होंगे, ठीक है, एक से अधिक ही सदस्य होंगे। तो इस समिति के एक या अधिक सदस्यों को, एक या अधिक या फिर सभी सदस्यों को जो पद से हटाए जाने की शक्ति है किसमें निहित होगी, संचालक में निहित होगी, ठीक है। और उनके स्थान पर किसी भी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा, यह भी शक्ति संचालक के पास है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, यहाँ भार साधक अधिकारी है, ठीक है, भार साधक अधिकारी एवं भारत साधन समिति, यहाँ भी भार साधक समिति है, ठीक है, भार साधक समिति है। भार साधक समिति के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण कौन करेगा,
ऑप्शन है संचालक, कलेक्टर, राज्य सरकार या फिर मंडी बोर्ड। तो यहाँ पास देखिए इनके वेतन एवं भत्ते का निर्धारण हमेशा राज्य सरकार करेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंडी समिति की निधि से देय होगा, ये भी याद रखिए। ठीक है, इनके वेतन एवं भत्ते कहाँ से देय होंगे, तो मंडी समिति निधि से देय होंगे। मंडी समिति निधि जो स्थापित की जाती है उसके तहत ये सभी देय होंगे, तो याद रखिए। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मंडी समिति के निर्वाचित सदस्यों को चुनिए। तो देखिए मंडी समिति का जो गठन है, ठीक है, हमने देखा कि धारा नंबर 11 में इसके गठन का उल्लेख है। ठीक है, और इसमें याद रखिए कि केवल 3 निर्वाचित सदस्य होते हैं, केवल 3 निर्वाचित सदस्य होते हैं। एक होता है कृषक प्रतिनिधि जिसकी संख्या 10 होती है। ठीक है, एक होता है व्यापारिक प्रतिनिधि जिसकी संख्या 1 होती है, और एक होता है सहकारी विपणन समिति का 1 प्रतिनिधि। ठीक है, विपणन सोसाइटी है। ठीक है, विपणन सोसाइटी का 1 प्रतिनिधि। तो ये 5वां नंबर का जो है ये भी 1 होगा। तो यहाँ पास कुल 3 होते हैं। ठीक है, कुल 3 प्रकार के होंगे, तो याद रखिए इसको। तो 1, 2 और 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 1, 2 और 5। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मंडी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन कौन करेगा। तो निर्वाचन क्षेत्रों में कौन विभाजित करेगा मंडी क्षेत्र को। ऑप्शन है कलेक्टर, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर मंडी बोर्ड। तो कलेक्टर को इसका अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। और मंडी क्षेत्र को इतने निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करेगा। ठीक है, एक मंडी क्षेत्र को इतने निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करेगा जितने कृषक प्रतिनिधि चुने जाने हैं, जितने कृषक प्रतिनिधि चुने जाने हैं। मतलब आप समझ लीजिए इसकी संख्या 10 होती है, तो 10 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगा कौन, कलेक्टर। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मंडी समिति के निर्वाचन में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या होगी। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वह किस प्रकार से निर्धारित है, देखिए कुल सीटों का 1/3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल सीटों का 1/3 किसके लिए आरक्षित होगा, महिलाओं के लिए। और अगर याद रखिए कि एसटी और एससी, ठीक है, एसटी और एससी के लिए अगर आरक्षण की जो मात्रा है वह अगर 50% या फिर इससे कम होती है, अगर 50% भी है तब भी, या फिर इससे कम है तब की स्थिति में क्या होगा, ओबीसी का जो आरक्षण है इस पर निर्धारित होगा। ठीक है, अगर 50 या इससे कम है तो ओबीसी का निर्धारण कितना होगा, 25% का आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी को। तो इसको भी याद रखिए। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मंडी समिति में कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं हैं। तो मंडी समिति में जो कृषक प्रतिनिधि है उसके निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं देखिए। पहला तो उसे कृषक होना चाहिए। ठीक है, उसे कृषक होना ही चाहिए। फिर उसका नाम मंडी क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो, ये भी अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ये दोनों तो सही है। ठीक है, फिर उसने पिछले 1 वर्ष में कम से कम एक बार अपनी कृषि उपज मंडी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मूल मंडी प्रांगण में विक्रय की हो। तो अपनी कृषि उपज जो है मंडी क्षेत्र में आने वाले मूल मंडी में विक्रय की हो, ये अनिवार्य है। ठीक है, और अगर, ठीक है, यहाँ पास देखिए कि 1 वर्ष में कम से कम 1 बार या फिर 5 वर्ष में, 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंतर्गत क्या किया हो, 5 बार अपनी उपज को मंडी क्षेत्र के अंतर्गत क्या करेगा, मूल मंडी में विक्रय किया होगा, तभी वह इस योग्य होगा। ठीक है, तभी उसकी योग्यता जो है सही होगी मंडी समिति में कृषक प्रतिनिधि होने के लिए। तो यहाँ पास तीसरा भी सही है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मूल मंडी या फिर उप मंडी में भी हो सकता है। ठीक है, मूल मंडी या फिर उप मंडी प्रांगण में भी किया जा सकता है विक्रय। यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन है, मंडी समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है हमको। ठीक है, जो अध्यक्ष है मंडी समिति का उसके निर्वाचन की प्रक्रिया है जो धारा नंबर 12 है। ठीक है, तो 12वें धारा में क्या है, अध्यक्ष का निर्वाचन से संबंधित है, याद रखेंगे। और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, सही है। जो अध्यक्ष का चुनाव है यहाँ पास प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अध्यक्ष का निर्वाचन धारा 12 में उल्लेखित है, अभी मैंने बताया, ये भी सही है। राज्य में कुल अध्यक्ष पद की संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पास असत्य नहीं बल्कि सत्य कथन होना था। ठीक है, यहाँ पास क्या होना था, असत्य नहीं बल्कि सत्य कथन होना था। ठीक है,
यहाँ पास तीनों ही सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। वहाँ पास क्वेश्चन गलत था, ठीक है, सत्य कथन की पहचान करना था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ आपको असत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष और सदस्य के पद के निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष और सदस्य के पद पर एक साथ निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा, याद रखेंगे। फिर दूसरा है ऑप्शन मंडी क्षेत्र अध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल हो जाए, अर्थात यहाँ पर देखिए मंडी क्षेत्र क्या हो जाएगा, अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं कर पा रहा है, तो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए चुना जाएगा। ये यहाँ पास गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है, क्योंकि राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट नहीं करेगी, बल्कि वह क्या किया करेगा, 6 माह का समय देगा। 6 माह का समय देगा, तो 6 माह के भीतर नए निर्वाचन का जो चुनाव है वह किया जाएगा। नए निर्वाचन का चुनाव किया जाएगा 6 माह के भीतर, ठीक है। तो अध्यक्ष के पद के लिए क्या करेंगे, 6 माह का समय, ना कि राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करेगा। यहाँ पास देखिए आगे अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे भी हम इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष के समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा। बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित होने के दौरान मंडी समिति के गठन के आगे की कार्यवाही नहीं रोकी जाएगी। ये भी सही है कि अध्यक्ष का निर्वाचन तो लंबित हुआ तो हुआ, ठीक है, लेकिन बाकी के जो गठन की कार्यवाही है कि उपाध्यक्ष का चयन या फिर सदस्यों का निर्वाचन इन कार्यवाहियों को नहीं रोका जाएगा। तो ये भी कथन सही है, ऑप्शन भी आपका यहाँ पास आंसर था। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मंडी समिति के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यही सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ये क्या है, गलत है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष होता है, याद रखेंगे। अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, याद रखेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा, ये भी सही है। फिर मंडी समिति का अध्यक्ष अगर अनारक्षित वर्ग का है तो उपाध्यक्ष आरक्षित वर्ग का होगा, ये भी सही है। मतलब अगर मंडी समिति का अध्यक्ष क्या है, जनरल कैटेगरी का है, तो ये सभी क्या होंगे, उपाध्यक्ष क्या होगा, ST SC या फिर OBC का होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका दिया गया है उपाध्यक्ष पद के लिए व्यक्ति का कृषक होना अनिवार्य है। ये भी बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मंडी समिति के अभिलेख, ठीक है, जो भी अभिलेख हैं, ठीक है, और संपत्ति को कब्जा लेने की शक्ति किसमें निहित है। तो याद रखिए इसे कब्जा लेने की शक्ति कार्यपालक मजिस्ट्रेट में निहित है, ठीक है। किसमें निहित है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट में निहित है, ठीक है। और याद रखिए कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन लिखेगा, तो याद रखिए कलेक्टर लिखेगा। कब्जा करने की शक्ति मतलब कब्जा करने के लिए आवेदन लिखेगा कलेक्टर या फिर उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। कलेक्टर किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा कि आप आवेदन लिखो, किसके लिए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मंडी समिति के अभिलेख और संपत्ति को कब्जा करने के लिए। तो प्राधिकृत व्यक्ति भी आवेदन लिख सकता है, याद रखिए। और कारण क्या होगा इस प्रकार के आवेदन का, कारण ये होना चाहिए कि कलेक्टर को यह संभावना हो जाए, कलेक्टर को यह संभावना प्रतीत हो कि ये जो अभिलेख हैं और ये संपत्ति है ये सुरक्षित नहीं है, ठीक है, सुरक्षित नहीं है, या फिर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, तब यह आवेदन लिखेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। उसके बाद जानिए कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पुलिस अधिकारी को भेजेगा, ठीक है, और पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, तलाशी लेकर वह अभिलेख और संपत्ति को कब्जा कर लेंगे। लेकिन पुलिस अधिकारी जो होगा वह उपनिरीक्षक, ठीक है, उपनिरीक्षक से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे, ठीक है। उपनिरीक्षक पद से जो है निम्न पद का नहीं होगा, निम्न पद का नहीं होना चाहिए वह पुलिस अधिकारी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, तलाशी, उसके बाद कब्जा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मंडी समिति का प्रथम सम्मेलन कौन बुलाएगा। तो याद रखिए हमेशा कलेक्टर इसका आह्वान करेगा प्रथम सम्मेलन का, और इसी प्रथम सम्मेलन में क्या किया जाएगा,
उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, सदस्य क्या करेंगे, अपने ही बीच से उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ठीक है, और याद रखिए कि प्रथम सम्मेलन कब बुलाया जाएगा, तो अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन, देखिए अध्यक्ष का चुनाव तो हो चुका है। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो वह हो चुका है। ठीक है, अब इनके जब चुनाव परिणाम राजपत्र में प्रकाशित होंगे, राजपत्र में प्रकाशित हो गए, ठीक है, चुनाव परिणाम, तो क्या होगा, प्रकाशन की तारीख से 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर आप मतलब कलेक्टर को क्या करना पड़ेगा, प्रथम सम्मेलन बुलाना होगा 1 माह के भीतर। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य की पदावधि होती है। तो ऑप्शन है राजपत्र में निर्वाचन परिणाम प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष तक। तो देखिए मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य तीनों की ही शक्ति मतलब जो पदावधि या फिर कार्यकाल होगा वह 5 साल तक होता है, लेकिन राजपत्र में निर्वाचन परिणाम की तिथि से नहीं होता है। ठीक है, जबकि प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष तक होता है। याद रखेंगे, जिस दिन प्रथम सम्मेलन होगा उस दिन से 5 वर्ष तक उनकी कार्यकाल होगा। ठीक है, प्रथम सम्मेलन से 6 वर्ष तक गलत, राजपत्र में निर्वाचन परिणाम ये भी गलत। इसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है, दिया गया है मंडी समिति के कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए मंडी समिति का जो कार्यकाल रहेगा उसमें राज्य सरकार द्वारा एक बार में 6 माह तक की वृद्धि की जा सकती है कार्यकाल समाप्त होने के बाद। ठीक है, और इस अगले 6 माह में उनको क्या करना है, नया मंडी समिति गठित करना है, नई मंडी समिति गठित करना है। और इस 6 माह में भी वह नहीं कर पाए तो अगले बार फिर 6 माह के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, अर्थात कुल मिलाकर यहाँ पास अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि 6 माह तक उन्होंने अगले मंडी समिति का गठन नहीं किया, तब तो पुनः 6 माह बढ़ा दिया गया, लेकिन अब इस 6 माह में भी उन्होंने मंडी समिति का गठन नहीं कर पाया, तब क्या होगा, तो याद रखिए तब ये होगा कि मंडी समिति को विघटित माना जाएगा। मंडी समिति को क्या किया जाएगा, विघटित माना जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, और जब विघटित माना जाएगा तो वहाँ धारा 57 लागू होगा। ठीक है, धारा 57 के उपबंध लागू होंगे, तो इसे याद रखिए। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मंडी समिति के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे। तो देखिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंडी समिति के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंडी समिति के सदस्य तीनों ही कलेक्टर को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। ठीक है, किसे सौंपेंगे, तो कलेक्टर को सौंपेंगे, याद रखिए। और ऐसा त्यागपत्र तभी मान्य होगा जब कलेक्टर जिस तारीख से इसे स्वीकार करेगा। कलेक्टर अगर इसे स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा त्यागपत्र मान्य नहीं होगा, और उसी दिन से प्रभावी होगा जिस दिन कलेक्टर इसे स्वीकार करता है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मंडी समिति के पदों की आकस्मिक रिक्तियों को कितने अवधि के पूर्व भरा जाएगा, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो याद रखिए 6 माह। ठीक है, आकस्मिक जो भी रिक्तियाँ होंगी उन्हें 6 माह के भीतर भरा जाएगा, और जो रिक्ति भरी जाएगी है ना, जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, जिस व्यक्ति को चुना जाएगा वह शेष कार्यकाल के लिए चुना जाएगा, शेष कार्यकाल के लिए चुना जाएगा, ये भी याद रखिए। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि अगर इसका शेष कार्यकाल ही 6 माह बचा है, अगर इसका शेष कार्यकाल ही केवल 6 माह है तो रिक्ति को नहीं भरा जाएगा, ये भी याद रखिए। रिक्ति नहीं भरा जाएगा, ये भी याद रखिए, क्योंकि देखिए 6 माह ही तो बचा है और 6 माह का समय मिलेगा इसे भरने के लिए, तो इससे अच्छा उसके बाद तो पुनः निर्वाचन हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्ति अपने आप भर जाएगी, तो इससे अच्छा उस रिक्ति को नहीं भरा जाता। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मंडी समिति में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होने पर अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा। देखिए अध्यक्ष अगर नहीं है तो तब तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष भी रिक्त हो गया। देखिए यहाँ पास ध्यान देंगे, रिक्त होने पर बोला गया है, अनुपस्थित शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान देंगे। ठीक है, अनुपस्थित होंगे तब तो याद रखिए कि कोई भी सदस्य जिसे चुना जाएगा, किसी भी सदस्य को चुन करके उसे अध्यक्षता के लिए कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पास क्या बोला है, रिक्त होने पर, तो जब रिक्त होगा तो याद रखिए कि
कलेक्टर द्वारा मंडी समिति में से नियुक्त व्यक्ति ही क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, कलेक्टर द्वारा मंडी समिति में से नियुक्त, लेकिन अगर अनुपस्थित होंगे तो कलेक्टर की आवश्यकता नहीं होगी, स्वयं में से क्या करेंगे, सदस्य लोग क्या करेंगे, अपने में से एक अध्यक्ष चुनेंगे, वही क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पास, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा मतदान करने वाले सदस्यों के, ऑप्शन है सामान्य बहुमत से, 3/5 बहुमत से, 2/3 या फिर 3/4 बहुमत से। तो याद रखिए इनका जो अविश्वास प्रस्ताव है, सबसे पहले धारा नंबर 13 का में उल्लेख है इनके अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, और इनका अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा 2/3 बहुमत से। समिति के जो कुल सदस्यों के बहुमत है, ठीक है, समिति में जितने सदस्य हैं तो कुल सदस्यों को बहुमत होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले, ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होगा। तो उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 और कुल सदस्यों का सामान्य बहुमत, ठीक है, होना चाहिए इतना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है आज का वीडियो समाप्त होता है, और मंडी बोर्ड की वैकेंसी की तैयारी से संबंधित अन्य वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।